Chapters 1541 Fang Yuan's Love, 1542 merely amounted to this, 1543 Humanity's Righteous Path, 1544 Boring Chapter Start Chapter 1541 Fang Yuan का प्यार, लंग्या की ब्लेस्ड लैंड में घुसने वालों, मारो। लैंग या लैंड स्पिरिट चिल्लाया और अपने बालों वाले गु इमोर्टल्स के ग्रुप के साथ हेवनली जायंट सोलर का इस्तेमाल करके हमला कर दिया। पीछे हटो। सामने आते हुए सिल्वर जायंट को देखकर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गु इमोर्टल्स तेजी से हर दिशा में पीछे हटने लगे। यहां तक कि फंग जिउगे भी पीछे हट रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे चल रहा था। ऐसा नहीं था कि वो बाकियों से धीमा था, बल्कि वो जानबूझकर पीछे रह रहा था। बिना किसी शक के सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गु इमोर्टल्स में सबसे ज्यादा बैटल स्ट्रेंथ फंग जिउगे के पास थी। वो इस मिशन का लीडर था। जीत काफी हद तक यूएस पर डिपेंड करती थी। उसे हर वक्त सिचुएशन को कंट्रोल में रखना था। यह सेंट्रल कॉन्टिनेंट के स्पिरिट एफिनिटी हाउस का फंग जिउगे है। लैंग या लैंड स्पिरिट हेवनली जायंट सोलर को कंट्रोल कर रहा था। फंग जिउगे को देखते ही उसकी इर्न सिकुड़ गई। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। दुश्मन बुरे इरादों से आए थे। लंग या लैंड स्पिरिट को बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था, क्योंकि फंग जिउगे के आने का मतलब था कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स और इस तरह हेवनली कोर्ट, लंग या ब्लेस्ड लैंड के दुश्मन थे। हेवनली कोर्ट इंसानी इतिहास की नंबर 1 पावर थी और ये दुनिया का नंबर 1 ग्रोटो हेवन भी था। ऐसे दुश्मन का सामना करते हुए लंग या लैंड स्पिरिट को प्रेशर कैसे महसूस ना होता। छोटू 5 लैंग या लैंड स्पिरिट चिल्लाया। गु इमोर्टल फिफ्थ हेयर ने सर हिलाया। बस देखते जाओ। ये कहकर उसने एक इमोर्टल किलर मूव इस्तेमाल किया। किलर मूव ने तुरंत असर दिखाया। हेवनली जायंट सोलर पर दिखाई दिया। सिल्वर जायंट ने अपना मुंह खोला और रोशनी की एक किरण फूट पड़ी। ये किरण बहुत खतरनाक थी। एक पाल में फंग जिउगे के सामने पहुंच गई। इतनी स्पीड! फंग जिउगे थोड़ा हैरान हुआ। सफेद रोशनी उसके चेहरे के ठीक सामने थी, लेकिन वो अचानक मुस्कुराया। स्वूश! वो एक पाल में गायब हो गया। रोशनी उसकी पुरानी जगह से गुजरकर दूर चली गई, हवा में अजीब सी लहरें पैदा करती हुई। फंग जिउगे फिर से प्रकट हुआ। वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा और सिल्वर जायंट के सामने आ गया। वो हमारे ऊपर है। सिल्वर जायंट के अंदर इन्वेस्टिगेटिव हेरी मैन गु इमोर्टल ने चिल्लाकर कहा। सारे हेरी मैन गु इमोर्टल्स घबरा गए। ईद का जवाब पत्थर से, अब मेरा मूव भी झेलो। फंग जिउगे दिल खोलकर हंसा। उसने अपनी आस्तीनें लहराई और उसके शरीर से एक शानदार ऑरा फूट पड़ा। इमोर्टल किलर मूव, ट्रिपल एक्सट्रीम साउंड। फंग जिउगे ने एक हाथ से मुक्का मारा, जिससे ढोल की आवाज आई। उसने दूसरे हाथ की हथेली से वार किया और घंटियों की आवाज गूंजी। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और एक तीखी सीटी की आवाज निकली। यह 3 साउंड्स ट्रू इनहेरिटेंस के सिग्नेचर मेथड्स द ड्रम फिस्ट, बेल पाम और विसल फिंगर। पहले फंग जिउगे अपने तरीकों को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ पहले 2 मूव्स का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन जब फैंग युआन उसकी पकड़ से भाग गया, फंग जिउगे सेंट्रल कॉन्टिनेंट वापस लौटा और अपनी कामियों के बारे में सोचा। उसने कड़ी मेहनत की और तीसरा मूव सीख लिया। उसके बाद उसने तीनों मेथड्स सीख लिए, जिससे ट्रिपल एक्सट्रीम साउंड किलर मूव बना। मुट्ठी, हथेली, उंगली, मुट्ठी, हथेली, उंगली। इस फ्लूइड सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हुए फंग जिउगे ने हमला किया और हर हमले में बहुत कम इमोर्टल एसेंस खर्च किया। हर इस्तेमाल के साथ पावर थोड़ी बढ़ भी जाती थी। बाले हाई एम्प्लीफिकेशन ज्यादा नहीं था। फंग जिउगे ने बहुत तेजी से हमला किया। मुट्ठी, हथेली और उंगली के बीच बदलते हुए उसने थोड़े ही समय में 100 बार हमला कर दिया। इस तरह जैसे जैसे हमलों की गिनती बढ़ती गई, ट्रिपल एक्सट्रीम साउंड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। साउंड वेव्स सिल्वर जायंट पर पड़ी और वो लड़खड़ाकर पीछे हो गया। हेरी मैन गु इमोर्टल्स को चक्कर आने लगा। सिल्वर जायंट ने अपनी बाहें लहराई और बादलों और हवाओं को इधर उधर कर दिया। वो फंग जिउगे पर जोर से वार करना चाहता था, लेकिन फंग जिउगे के मेथड्स बहुत टफ द। वो हवा में फुर्ती से घूम रहा था। भले ही जायंट की बाहें बहुत बड़ी थी और तेजी से हिल रही थी, वो फंग जिउगे को छू भी नहीं पाए। लगता है इस आदमी के खिलाफ हमें इमोर्टल मेथड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, लैंग या लैंड स्पिरिट ने गंभीर चेहरे के साथ चिल्लाकर कहा। थर्ड हेयर, फोर्थ हेयर। दोनों हेरी मैन गु इमोर्टल्स ने तेजी से जवाब दिया और अपने इमोर्टल किलर मूव्स का इस्तेमाल किया। थर्ड हेयर ने एक किलर मूव इस्तेमाल किया, जिससे सिल्वर जायंट के शरीर पर गहरे हरे रंग का लकड़ी का कवच बन गया। फंग जिउगे का ट्रिपल एक्सट्रीम साउंड उस लकड़ी के कवच पर पड़ा और सारी साउंड वेव्स पूरी तरह अब्सॉर्ब हो गई। फोर्थ हेयर के किलर मूव ने सिल्वर जायंट के सर के ऊपर एक सुनहरी की का गोला बना दिया। यह ची करंट्स फंग जिउगे की तरफ तेजी से बढ़े। फंग जिउगे की सिचुएशन अचानक से खतरनाक हो गई।
उसके हमले अब बेकार हो चुके थे। वो कितना भी उड़े, सुनहरी घूमती हुई ची करंट्स उसके शरीर के चारों तरफ जमा हो रही थी, वो उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। थोड़ी दूर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल फैंग यूनहुआ ने ये देखा और सोचा, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस सिल्वर जायंट को हराना हाय हमारी जीत तय करेगा। जब फंग जियोगे मुश्किल में है तो मैं उसकी मदद कर सकता हूं। ये सोचते ही फैंग यूनहुआ एक किलर मूव इस्तेमाल करने ही वाला था कि उसने अपने साथी की चेतावनी सुनी, ब्रदर फैंग बचो। क्या? अगले हाईपैल फैंग यूनहुआ ने देखा कि सिल्वर जायंट ने अपना मुंह खोला और एक विशाल रोशनी की किरण छोड़ी। ये रोशनी की किरण फैंग यूनहुआ पर निशाना लगाए हुए थी। उसने जल्दी से अपने डिफेंसिव मेथड्स इस्तेमाल किए, लेकिन हेवनली जायंट सोलर के पास रैंक 8 की बैटल स्ट्रेंथ थी। भले हाई फैंग यूनहुआ एक रैंक 7 एक्सपर्ट था, वो फंग जियोगे या फैंग युआन जैसा नहीं था। उसके डिफेंसिव मेथड्स सिर्फ 3 सांस तक ही टिक पाए। लेकिन इतना वक्त फैंग यूनहुआ के लिए काफी था कि वो एक सफेद बादल की रोशनी में बदल कर बिखर जाए और फिर आसमान में ऊपर जाकर दोबारा जमा हो जाए। फैंग यूनहुआ के मुंह से खून टपक रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी ऊँख में हैरानी थी। मैं अभी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था और एक किलर मूव इस्तेमाल करना चाहता था, जिससे एक कमजोरी सामने आ गई। उन्होंने तुरंत इससे महसूस कर लिया, ये कैसा इन्वेस्टिगेटिव मेथड है। लैंग या ब्लेस्ड लैंड की बुनियाद गहरी थी, लेकिन ये ZYA डेटा रिफाइनमेंट पाथ पर फोकस करती थी। पिछले लंग या लैंड स्पिरिट को गू रिफाइनमेंट के अलावा किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए यह इन्वेस्टिगेटिव मेथड शैडो सेक्ट से आया था। फैंग युआन ने इस वक्त लैंग या लैंड स्पिरिट के साथ ट्रू इनहेरिटेंसेस एक्सचेंज किए थे। एक तरफ उसे इनहेरिटेंसेस चाहिए थे और दूसरी तरफ वो लंग या सेक्ट की बैटल स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता था। लैंग या सेक्ट के पास बहुत सारे इमॉर्टल गूद, उनके पास बस काम के किलर मूव्स की कमी थी। और अब फैंग युआन के इस कदम का आखिरकार कुछ नतीजा निकला। फंग जियोगे का दिल भी डूब गया। यह इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव दुश्मनों द्वारा दिखाई गई कमजोरी को महसूस कर सकता था। यह क्रूशियल अटैक्स करने में बहुत काम का था। ऐसे किलर मूव के साथ सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स जब एक साथ सिल्वर जायंट पर हमला कर रहे थे तो उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये लोग अलग अलग सेक्स से थे। वो शायद ही कभी साथ काम करते थे। एक बार जब वो सिल्वर जायंट पर हमला करते, उनके कोऑपरेशन में कमियां आ जाती और इन कामियों को सिल्वर जायंट तुरंत टारगेट कर लेता। यहां जितने ज्यादा लोग होंगे यूटीएनआई हाई ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। मेन हेवनली जायंट सोलर को अकेले ही रोकता हूं, फंग जियोगे लड़ते हुए सोच रहा था। उसने तुरंत अपनी बैटल टैक्टिक बदली, दूसरे गू इमॉर्टल्स को निर्देश दिया, अलग हो जाओ और इमॉर्टल गू फॉर्मेशन सेटअप करो ताकि हमारे रिइंफोर्समेंट्स आ सकें। इतनी हिम्मत! लैंग या लैंड स्पिरिट ने ऐसे शब्द सुने और गुस्से में चिल्लाया। फंग जियोगे हल्के से मुस्कुराया। उसने जानबूझकर ये कहा था, ये एक खुली साजिश थी जिसके बाद लंग या लैंड स्पिरिट के पास इसका सामना करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। बाले हाई सिल्वर जायंट के पास रैंक 8 की बैटल स्ट्रेंथ थी, वो सिर्फ एक ही था, जबकि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के पास 7 गो इमॉर्टल्स द सिल्वर जायंट अन सब से नहीं निपट सकता था। लेकिन अगर उसने हेरी मैन गो इमॉर्टल्स को उनसे निपटने के लिए भेजा तो वो फंग जियोगे की चाल में फंस जाते। इन हेरी मैन गो इमॉर्टल्स की बैटल स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ी थी, लेकिन वो 1-on-1 बैटल्स में इन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए लंग या लैंड स्पिरिट एक मुश्किल स्थिति में था। वो ना तो अपनी सेना को बांट सकता था और ना ही एक साथ रख सकता था। जब लंग या ब्लेस्ड लैंड में घमसान लड़ाई चल रही थी, टैब 2 सदर्न बॉर्डर में फीटस अर्थ मजे के अंदर शांति थी। मैं कहाँ हूं? फैंग युआन ने अपनी एड़ी खोली और महसूस किया कि वो एक बिस्तर पर है। वो उठना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वो बहुत ज्यादा घायल है। उसके चेहरे पर एक हैरानी का भाव था जब वो बड़बड़ाया, मैं कौन हूं? ऐसा लगता है मैं कुछ जरूरी बातें भूल गया हूं। ओ बेटा, तुम आखिरकार जाग गए। इस पल एक बूढ़ी औरत ने हलचल सुनी और घर में दाखिल हुई। फैंग युआन को जागा हुआ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप कौन हैं? फैंग युआन ने पूछा। बूढ़ी औरत एक सेकंड के लिए हैरान रह गई और फिर जोर जोर से रोने लगी। बेटा, क्या तुम्हारे सर पर चोट लगी और तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम शिनसन हो। कुछ दिन पहले यंग मास्टर शू ने अपने परिवार के एक गू मास्टर को भेजकर तुम्हें पिटवाया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम और जूनियन साथ रहो। ओ बेटा, माँ की सलाह सुनो। भले ही तुम और जूनियन करीब हो, हम एक छोटा परिवार हैं। भले ही हमारे पूर्वजों में गू मास्टर्स द, हम अब बहुत नीचे गिर चुके हैं। तुम जूनियन के लिए यंग मास्टर शू से लड़ाई में नहीं जीत सकते। हार मान लो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। जूनियन, फैंग युआन बड़बड़ाया।
क्या ये सच है? मैं ये सब भूल गया हूँ। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उससे अपनी पहचान समझ आई। वो और जूनियांग बचपन से ही मांगनी में बंधे थे, लेकिन उसके पिता की मौत तब हो गई जब वो छोटा था, जिससे उनके परिवार का एक लौटा गू मास्टर चला गया, इसलिए उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। पहले वो जूनियांग के परिवार के बराबर थे, लेकिन अब वो उनसे नीचे थे। जूनियांग का परिवार असयंग मास्टर शू को ज्यादा पसंद करता था। उसका एक बड़ा क्लैन था और वो प्रभावशाली और अमीर था। शू क्लैन में दर्जनों गू मास्टर्स द अगर बाहर के गू मास्टर्स को भी मिला लिया जाए तो उनकी गिनती 100 से ज्यादा थी। बाद में जूनियांग फैंग युआन से मिलने आए। प्यारे सन, तुम्हारी चोटें कैसी हैं? मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे आने से रोक दिया। मैं आज यहाँ इसलिए आ पाई क्योंकि मैंने झूठ बोला कि मैं एक गू मास्टर के साथ कल्टिवेट कर रही हूँ। ओ मेरे प्यारे सन, मेरे बेचारे सन। जूनियांग ने देखा कि फैंग युआन कमजोरी से बिस्तर पर लेटा हुआ है। वो सिसकने लगी। उसकी उंगली में प्यार गहराई से छपा हुआ था। फैंग युआन ने जूनियांग को देखा। उससे लगा जैसे वो उससे पहली बार देख रहा हो। उसने उससे गौर से देखा। जूनियांग जवान और खूबसूरत थी। उसकी स्किन साफ और गोरी थी। उसके हरे बाल एक झरने की तरह लंबे थे। उसने एक सफेद ड्रेस पहनी हुई थी और उसका फिगर पतला था। वो मासूम और पवित्र थी। उसकी उंगली में आंसुओं के साथ वो बहुत आकर्षक लग रही थी। वो सच में एक अनोखी सुंदरी थी। कोई हैरानी की बात नहीं कि वो यंग मास्टर शू जूनियांग को पसंद करता है। फैंग युआन ने आह भरी। वो कुछ नहीं बोला। जूनियांग परेशान थी, लेकिन बूढ़ी औरत ने आह भरकर उससे वजह बताई। जूनियांग दर्द से चिल्ला उठी। उसने जल्दी से फैंग युआन के हाथ पकड़ लिए और अतीत के बारे में बात करने लगी। उससे याद दिलाने की कोशिश करने लगी कि वो कौन थी। उसने अतीत के लम्हों की बातें की। वो साधारण और मामूली थी, लेकिन ये उनके प्यार का रिफ्लेक्शन थे। फैंग युआन का प्यार धीरे धीरे जाग रहा था। उसने जूनियांग की आंख में देखा और अपना हाथ बढ़ाया। उसके कोमल चेहरे को सहलाते हुए उसने धीरे से कहा, जूनियांग। हाँ। जूनियांग ने तुरंत जवाब दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसे अपने चेहरे के पास रख लिया। उसने गहरी भावना से फैंग युआन की आंख में देखा, कहते हुए, मेरे प्यारे सन, ओ मेरे प्रिया शन। फीटस अर्थ मजे के बाहर इमॉर्टल बैटलफील्ड में लू वे येन मुस्कुराया और अपने आप से बोला, मैं आखिर सही था। कोई इतना बेजज्बात कैसे हो सकता है? यह फैंग युआन भी जज्बात इंसान नहीं है। उसके अंदर अभी भी प्यार और अपनापन है। लू वे येन ने चारों तरफ देखा। कुछ समय से, चाहे वो टाइम या शेन जैसे गू इमॉर्टल्स हो या शान शिन सियाई जैसे मॉर्टल्स, वो सब हवा में अपनी इंग बैंड किए तैर रहे थे। उनमें से शान शिनसियाई की एक बैंड थी, लेकिन उसकी पुतलियां इधर उधर घूम रही थी। उसका चेहरा गुलाबी था, जैसे वो एक खूबसूरत सपने में हो जिससे वो जागना नहीं चाहती। लू वे येन ने गहरी सांस ली। ये मोर्टल दुनिया आम जिंदगी को दर्शाती है। इस शैतान को सुधारने के लिए तुम सबको इस फीटस अर्थ मजे में खुद को भूलना होगा और एक दूसरे इंसान की तरह जीकर जिंदगी का अनुभव करना होगा। ये एक मौका है। जब तक तुम्हारे पास काफी समझ होगी, तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ फायदेमंद हासिल होगा। चैप्टर 1542। बस इतना ही था। लैंग या ब्लेस्ड लैंड के अंदर घमसान लड़ाई चल रही थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स को ऑर्डर्स माइल और वो फैल गए। इमॉर्टल फॉर्मेशन सेटअप करने लगे। जैसे ही ये बन जाता, वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स को लंग या ब्लेस्ड लैंड में ला सकते थे और फंग जियोगे और बाकियों को रिइंफोर्स कर सकते थे। लैंग या लैंड स्पिरिट के लिए ये बहुत बुरी खबर थी। उन्हें रोकना ही था। ये फंग जियोगे सच में बहुत शातिर है। हमारे हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को एक साथ मिलकर एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन हेवनली जायंट सोलर को असेंबल करना पड़ता है, तब जाकर रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ मिलती है। वो चाहता है कि मैं अपनी फोर्सेस को बांट दूं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपने मन में हंसी उड़ाई। अगर ये पिछला लैंड स्पिरिट होता तो वो घबरा जाता और अब तक पूरी तरह से केओस में होता। लेकिन ये काले बालों वाला लैंड स्पिरिट लड़ने में माहिर था। उसने फंग जियोगे की साजिशें देख ली थी। मैं अपनी फोर्सेस को बांट नहीं सकता। ऐसे में मैं पहले कुछ सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स को हाई मार दूंगा। हम स्पीड में compete करेंगे। देखते हैं कौन तेज है, तुम्हारा इमॉर्टल फॉर्मेशन सेटअप या मेरा तुम गू इमॉर्टल्स को मारना। लैंग या लैंड स्पिरिट की आंख में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। रो! सिल्वर जायंट अचानक चिल्लाया और साउंड वेव्स हर दिशा में फैल गई, जिसने फंग जियोगे को दूर धकेल दिया। इसके बाद सिल्वर जायंट ने अपना दाहिना पैर उठाया और एक कदम आगे बढ़ाया। वो बहुत धीरे धीरे चला, जैसे उसके पैर के नीचे कोई पहाड़ हो। ओह नो! फंग जियोगे का एक्सप्रेशन बदल गया।
क्योंकि उसने इस सिल्वर जायंट से स्पेस पाथ का एक स्ट्रांग ऑरा महसूस किया था। ये एक स्पेस पाथ किलर मूव इस्तेमाल कर रहा था। फंग ज्यूगे उससे रोकना चाहता था और उसने ट्रिपल एक्सट्रीम साउंड एक्टिवेट किया, लेकिन सिल्वर जायंट ने कोई परवाह नहीं की और इन हमलों को सीने पर झेल लिया ताकि वो स्पेस पाथ किलर मूव को पूरा कर सके। सिल्वर जायंट ने आखिरकार अपना कदम आगे बढ़ाया। जब दाहिना पैर जमीन पर पड़ा तो उसके नीचे की स्पेस अनागिनत गुना छोटी हो गई। वो एक झटके में सोली से भी ज्यादा आगे बढ़ गया। एक सेंट्रल कॉन्टिनेंट का गू इमॉर्टल एक बादल पर उड़ रहा था। अचानक उसके आसपास की हवा पीछे धकेली गई और वो पूरी तरह से एक बड़ी परछाई से घिर गया। उसने मुड़कर देखा, उसकी पुतलियां सुई की नोक जितनी छोटी हो गई। सिल्वर जायंट उसके सामने खड़ा था, उसकी बाहें उससे पकड़ने के लिए उसके बाएं और दाएं से आ रही थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट का गू इमॉर्टल अलर्ट हो गया। उसने अपने दांत भीन लिए और बचने के लिए एक मेथड इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन सिल्वर जायंट के हर हाथ से एक गहरी रोशनी निकली। दोनों गहरी रोशनियां सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल पर पड़ी और उसका किलर मूव एक्टिवेशन टूट गया। जल्दी बचाओ मुझे! सेंट्रल कॉन्टिनेंट का गू इमॉर्टल दोनों रोशनियों से लॉक हो गया था और हिल नहीं पा रहा था। वो चिल्लाया और अपने साथियों से मदद मांगी। अगले हाइपैल, वो दोनों हाथों से पूरी तरह से घिर गया। सिल्वर जायंट ने उससे पकड़ा और दोनों हाथ एक सिल्वर पिंजरे में बदल गए। एक अनागिनत प्रेशर ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल पर हर दिशा से हमला किया। उसकी हड्डियां चामराने लगी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल का चेहरा बदल गया। वो देख सकता था कि उसके डिफेंसिव मेथड्स टूट रहे हैं। वो सिल्वर पिंजरे की ताकत का सामना नहीं कर पा रहा था। बचाओ मुझे! वो अब शांत नहीं रह सका। वो चिल्लाया। अगले हाइपैल, वो खून और मांस के लोथड़े में बदल गया। वो सिल्वर पिंजरे के अंदर पूरी तरह से कुचला गया था। यह सेंट्रल कॉन्टिनेंट का रैंक 7 एक्सपर्ट जो दास बड़े एंशिएंट सेक्ट से था, सिल्वर जायंट के हाथों बड़ी दयनीय मौत मारा था। बहुत बढ़िया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दास बड़े सेक्स के गू इमॉर्टल्स बस इतने से ही हैं। सिल्वर जायंट के अंदर लंग या लैंड स्पिरिट दिल खोलकर हंसा। हम जारी रखेंगे। असफंग ज्यूगे के पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ थी। वो एक मुश्किल नट है, हम उससे इग्नोर करेंगे। चलो पहले इन सब कमजोरों को मार डालते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि इसके बाद मेरे हेरी मैन सेंक्चुरी पर हमला करने की हिम्मत कौन करता है। हेवनली जायंट 16 दुनिया का नंबर 2 एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन था। यह एंशिएंट गू कल्टिवेशन का पीक एसेंस था। इसके पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ थी, लेकिन हेरी मैन गो इमॉर्टल्स पहले बहुत कमजोर थे, व्हाइट हेड लैंड स्पिरिट को मिलाकर। इसलिए जब शैडो सेक्ट ने हमला किया, उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा। शैडो सेक्ट ने रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन को नुकसान पहुंचाया और बिना किसी नुकसान के निकल गया। लेकिन अब बात अलग थी। काले बालों वाले लैंड स्पिरिट के सुधारों के बाद लंग या सेक्ट बनाया गया था और फैंग युआन के मार्गदर्शन से हेरी मैन गू इमॉर्टल्स के लड़ने का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर उठ गया था। इस तरह एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन हेवनली जायंट सोलर को असेंबल करने के बाद ये सच में रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ दिखा सकता था। और क्योंकि काले बालों वाले लैंड स्पिरिट ने हमेशा हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को इस एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस कराई थी, यहां तक कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के रैंक 7 गो इमॉर्टल एक्सपर्ट्स को भी मरना पड़ा। सदर्न बॉर्डर, फीटस अर्थ मेज। मॉर्टल जिंदगी आगे बढ़ती रही। लगता है मैं सच में अपनी याददाश्त खो बैठा हूं। चांदनी रात में फैंग युआन ने आह भरी। उसने एक पतली कमीज पहनी हुई थी और मिट्टी से बनाए गए एक छोटे से बगीचे में टहल रहा था। वहां एक कुआं था और कुएं के चारों तरफ की आधे से ज्यादा ईंटें टूटी हुई थी। वहां एक फल का पेड़ भी था जिस पर कोई पत्ते नहीं थे, वो सूखा और मुरझाया हुआ था। ये मेरा घर है। फैंग युआन ने चारों तरफ देखा और आह भरी। उसने उस कमरे को देखा जिसमें बूढ़ी औरत सोती थी। वो उसके कमरे से भी ज्यादा टूटा फूटा था। खिड़कियों में बहुत सारे छेद थी। ये देखकर फैंग युआन पर शर्म और झिझक की एक लहर दौड़ गई। जू नियांग के बारे में सोचते ही फैंग युआन के दिल में प्यार उभार आया। बिना किसी शक के ये दोनों उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी औरतें थी। कुछ महीनों तक आराम करने के बाद उसकी चोटें लगभग ठीक हो गई थी। वो फिर से चल सकता था। उस वक्त उसके दिमाग में अनागिनत विचार चल रहे थे। साफ चांदनी उसकी चिंता से भरी भुवों पर पड़ रही थी। वो बिस्तर पर लेते हुए अपनी स्थिति के बारे में सोच रहा था। जू नियांग सच में मुझसे प्यार करती है। मुझे उससे शादी करनी ही होगी। मैं उससे निराश नहीं कर सकता। मैं को जू नियांग सच में पसंद है, लेकिन हालत की वजह से उन्हें दर्द के साथ हार माननी पड़ी। जू नियांग से शादी करने में दो बढ़ाएं हैं। एक शू क्लैन है, उसकी बहुत बड़ी ताकत है और बहुत सारे लोग हैं। दूसरी जू नियांग के माँ बाप हैं, वो गू मास्टर्स हैं और मुझ जैसे मोर्टल को नीची नजर से देखते हैं। असली वजह अब भी मेरी कम एप्टीट्यूड है।
मैं एक गू मास्टर नहीं बन सकता। अगर मेन रैंक 3 तक कल्टिवेट कर पाता तो उसके माँ बाप मुझे स्वीकार कर लेते। साय। ये सोचते ही फैंग युआन ने गहरी सांस ली। ये एक ऐसी समस्या थी जिसका वो हल नहीं कर सकता था। भले ही अफवाहों में ऐसे गुद जो एप्टीट्यूड बदल सकते थे, फैंग युआन एक गरीब लड़का था, कौन उसकी इतनी मदद करने के लिए मेहनत करेगा? भले हाइजू नियांग के पास गू मास्टर एप्टीट्यूड थी, वो सिर्फ सी ग्रेड थी और उसकी पोटेंशियल कम थी। अगर उसका भविष्य उज्जवल होता और वो एक रैंक 3 गू मास्टर बन सकती, तो शायद वो अपनी किस्मत का फैसला खुद कर सकती, उससे इतना लाचार होने की जरूरत नहीं होती। तो मुझे क्या करना चाहिए? फैंग युआन ने आँख भरते हुए चांद को देखा, वो बहुत परेशान था। लेकिन इस वक्त उसने सितार बजने की आवाज सुनी। ओह, संगीत क्यों है? फैंग युआन ने ध्यान से सुना, संगीत सिर्फ सितार से नहीं था, वहां घंटियां, बांसुरी और भी साज थे। उसने ध्यान से सुना, संगीत का सोर्स ढूंढने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। अजीब है, ये संगीत मेरे कुएं से आ रहा है, ऐसा क्यों है? फैंग युआन ने कुएं में झांका, उससे सिर्फ चांद का रिफ्लेक्शन दिखा, वो चमकदार और साफ था। फैंग युआन ने इस कुएं की दीवारों को देखा, वहां दर्जनों ईंटें थी जो एक दरवाजे के आकार में बनी हुई थी, ये सफेद जड़ें जैसी चमक से चमक रही थी, ये असाधारण था। वो बहुत उत्सुक था, उसने पानी की बाल्टी की रस्सी को फल के पेट से बांधा और कुएं में उतर गया। जब वो कुएं की आधी गहराई तक पहुंचा, वो रस्सी से लटका हुआ था और उसने उन ईंटों को धक्का दिया जो एक जड़े के दरवाजे की तरह लग रही थी। उसने थोड़ी सी ताकत लगाई, लेकिन जड़े दरवाजा उसके छूटे ही गायब हो गया। एक तरह की खींचाव ने लाचार फैंग युआन को अपने अंदर खींच लिया। एक रात बाद फैंग युआन बिस्तर से उठा, उसकी आंखें तेजी से चमक रही थी। वो मानसिक रूप से पहले से बिल्कुल अलग था। पता चला कि इस कुएं में एक गू इमॉर्टल की विरासत थी, इससे वर्च्यू ट्रू इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता था। अपने लंबे इतिहास के कारण ये बहुत अधूरी थी। फैंग युआन ने इस अधूरी ट्रू इनहेरिटेंस को विरासत में पाया। उसने उसी रात अपना अपच जागृत किया और एक रैंक 1 गू मास्टर बन गया। उससे कई मॉर्टल गू माइल और उसकी ताकत में एक बड़ी उछाल आई, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। भगवान ने मुझ पर दया की, मुझे ऐसा अनोखा सौभाग्य मिला। एफ्लैट जू नियांग से शादी करने की बहुत उम्मीद है। फैंग युआन बेहद खुश था, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा, जानता था कि वो इससे जाहिर नहीं कर सकता। ये सौभाग्य बहुत बड़ा था, अगर उसने इससे जाहिर किया तो वो मारा जाएगा। मुझे कड़ी मेहनत से कल्टिवेट करना है, मैं अपनी बुनियाद जमा करूंगा और काफी स्ट्रांग होने के बाद ही अपनी ताकत जाहिर करूंगा। इस वर्च्यू ट्रू इनहेरिटेंस को कल्टिवेट करो। फैंग युआन ने मन बना लिया, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ गई। लेकिन इस ट्रू इनहेरिटेंस की एक अजीब जरूरत है। ये इनहेरिटर से एक इंसाफ पसंद दिल बनाए रखने, एक नेक इंसान बनने की मांग करती है। मेरी नेकी जितनी ज्यादा होगी, कल्टिवेट करते वक्त उतनी ही आसानी होगी। नेकी? फैंग युआन झिझका। उसके दिल में इस शब्द के प्रति एक हल्की सी नफरत की भावना थी, लेकिन इस ट्रू इनहेरिटेंस को पाने के बाद वो नफरत धीरे से गायब हो गई। आने वाले दिनों में फैंग युआन ने कल्टिवेशन पर कड़ी मेहनत की, ताकत जमा की। बूढ़ी औरत ने उससे जू नियांग के पास न जाने की सलाह दी। वो मान गया, लेकिन अंदर ही अंदर अपना मन बना लिया। जू नियांग उसके पास आए और उनके मुश्किल रिश्ते के बारे में बात की, लेकिन फैंग युआन ने उससे सब्र रखने को कहा, वो इसका कोई रास्ता निकलेगा। जिस बात ने फैंग युआन को बेहद खुश किया वो ये थी कि जू नियांग ने उसकी बातों पर बिना किसी शक के विश्वास किया। जब वो कल्टिवेट कर रहा था, एक दिन बूढ़ी औरत बीमार पड़ गई और ठीक नहीं हो सकी। फैंग युआन बेहद दुखी था, आम दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। फैंग युआन का दिल चिंता से जल रहा था। उसने उसे ठीक करने के लिए एक गू मास्टर ढूंढा, लेकिन इस रैंक 2 गू मास्टर ने उसकी मामूली फीस को नीची नजर से देखा और मदद नहीं करना चाहता था। फैंग युआन ने सुना कि इस गू मास्टर को मछली खाना पसंद है। वो एक झील तक पहुंचने के लिए दर्जनों ली चला। फैंग युआन ने आग जलाई और बर्फ पिघलाई, ठंडे पानी में घुसकर एक मछली पकड़ी और फिर उससे गू मास्टर को दे दी। गू मास्टर फैंग युआन की इस माता पिता भक्ति से बेहद प्रभावित हुआ। उसने इस बूढ़ी औरत को ठीक करने का फैसला किया। बूढ़ी औरत ठीक हो गई और फैंग युआन बेहद खुश हुआ। उसकी खुशी तब और बढ़ गई जब उसने पाया कि उसके अपचर में एक रैंक 2 एक्यूमुलेट वर्च्यू गू है। ट्रू इनहेरिटेंस के अनुसार यह एक्यूमुलेट वर्च्यू गू तब अपने आप रिफाइन होकर प्रकट होता जब फैंग युआन अच्छे काम करता और दया से काम लेता। नेकी का संचय जितना ज्यादा होता, उतना हाई ऊंचे रैंक का एक्यूमुलेट वर्च्यू गू रिफाइन होता। इस गू के बहुत सारे इस्तेमाल यह वर्च्यू ट्रू इनहेरिटेंस की मुख्य बुनियादों में से एक था।
इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल फैंग युआन की कल्टिवेशन एप्टीट्यूड को बदलना था, उससे राइचस वर्चू फिजिक में बदलना था। ट्रू इनहेरिटेंस के धुंधले वर्णन के अनुसार राइचस वर्चू फिजिक सिर्फ दास एक्सट्रीम फिजिक्स से हाई कम था, लेकिन इसमें दास एक्सट्रीम फिजिक्स की कोई भी कमी नहीं थी। ये एक अनोखे भविष्य और पोटेंशियल का प्रतीक था। इसके बाद से फैंग युआन ने अच्छे काम किए और अपनी नेकी जमा की। उसने एक्यूमुलेट वर्चू गु को रिफाइन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। जल्द ही अच्छे काम करने की उसकी नेक नामी फैल गई। फैंग युआन की एप्टीट्यूड बेहतर से बेहतर होती गई, उसकी कल्टिवेशन स्पीड तेजी से बढ़ी। 2 साल बाद वो एक रैंक 2 गु मास्टर बन गया। एक घटना के दौरान पानी में गिरे एक बच्चे को बचाने के लिए उसने अपनी गु मास्टर पहचान जाहिर कर दी। संयोग से शू क्लैन के एक एल्डर ने यह देख लिया, फैंग युआन का राज खुल गया। शू क्लैन के एल्डर ने सोचा, फैंग युआन जैसा एक मामूली मोर्टल अपनी एप्टीट्यूड सुधार कर रैंक 2 तक कैसे पहुंच सकता है, उसके पास जरूर कोई बड़ा राज है। इसलिए उसने फैंग युआन पर हमला कर दिया। फैंग युआन ने उससे एक घमसान लड़ाई में लड़ा। आखिरकार उसने अपनी हद पार कर दी और एक मोर्टल किलर मूव इस्तेमाल किया, वर्चुअस सबमिशन। इस मूव ने उसके सारे एक्यूमुलेट वर्चू गु इस्तेमाल कर लिए। शू क्लैन के एल्डर पर इस मूव का वार हुआ, लेकिन उससे कोई चोट नहीं आई। वो रोने लगा और जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया, अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए रोता रहा। मैं इंसान नहीं हूं, मैं इंसान नहीं हूं। मेरे मन में ऐसे बुरे विचार आए, मैंने तुम जैसे नेक इंसान पर हमला करने की हिम्मत की। मैं एक जानवर हूं, मैं इंसान नहीं हूं। कृपया मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे खुद को सुधारने का एक मौका दो। फैंग युआन वहीं हैरान खड़ा रह गया। उसने सोचा नहीं था कि यह मूव इतना शक्तिशाली होगा। इसके बाद से उसने इस शू क्लैन के एल्डर को अपने वश में कर लिया और शू क्लैन के यंग मास्टर के बारे में बहुत सारी जरूरी जानकारी हासिल की। इस बीच उसने अच्छे काम करने के लिए कड़ी मेहनत की और उसकी शोहरत मॉर्टल्स के बीच फैल गई, यहां तक कि गु मास्टर्स ने भी उसका नाम सुना। कई सालों बाद सच अब और छिपाया नहीं जा सकता था। फैंग युआन की गु मास्टर पहचान जाहिर हो गई, लेकिन उसने अपने सबसे बड़े राज को छिपाने के लिए दूसरे गु वॉर्म्स का इस्तेमाल किया। जू नियांग के माँ बाप ने उसके बारे में अपनी राय बदल ली, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फैंग युआन जैसे गरीब से शादी करे। फैंग युआन के मुकाबले शू क्लैन का यंग मास्टर बस बहुत बेहतर था, लेकिन जू नियांग सिर्फ फैंग युआन से प्यार करती थी। इससे शू क्लैन का यंग मास्टर परेशान हो गया और उसने फैंग युआन के लिए मुश्किलें खड़ी की। फैंग युआन की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। उस पर लगातार झूठे इल्जाम लगाए जाते थे, लेकिन जब तक जू नियांग उसके साथ थी, वो हर दिन उम्मीद के साथ देखता था। आखिरकार जब उनका झगड़ा अपने चरम पर पहुंचा, शू क्लैन के यंग मास्टर ने फैंग युआन से एक मौत की लड़ाई में लड़ने की मांग की। फैंग युआन ने उसकी मांग मान ली। ये मामला बढ़ गया और आसपास की फोर्सेस और गु मास्टर्स ने इसके बारे में सुना। लड़ाई के दिन से ठीक पहले देर रात फैंग युआन पर शू क्लैन के गु मास्टर्स के संयुक्त हमले का शिकार हुआ। फैंग युआन गहरी चोटों के साथ पहाड़ों में भाग गया। वो गुस्से और नफरत से भरा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि वो बहुत ज्यादा घायल है। वो शू क्लैन के यंग मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर वो लड़ने जाता तो वो मर जाता, लेकिन अगर वो नहीं जाता तो वो मैच हार जाता और जू नियांग के पास शू क्लैन के यंग मास्टर से शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। मैं जू नियांग को इस बदमाश से शादी कैसे करने दे सकता हूं? भले हाई में मर जाऊं मैं। ये कैसी आवाज है? फैंग युआन CHAUE का गया। वो मुड़कर देखने लगा कि एक बड़ी मॉन्स्टरों की लहर आ रही है। बहुत अच्छा, भगवान अंधा नहीं है। इस मॉन्स्टरों की लहर को शहर तबाह करने दो। शू क्लैन इसके लिए तैयार नहीं होगा। वो बुरी तरह हारेंगे, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। फैंग युआन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने अपनी माँ के बारे में सोचा, उसने जू नियांग के बारे में सोचा, उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों के बारे में सोचा। इन लोगों के प्यारे चेहरे उसके दिमाग में उभरे और घूमने लगे। अगर उसने मॉन्स्टरों की लहर को शहर तक पहुंचने दिया तो कितने लोग मरेंगे? भले ही वो उन्हें बचाने की कोशिश करता, अपनी ताकत से वो कितने लोगों को बचा सकता था? भले हाई मैं जू नियांग और अपनी माँ को बचा लूं, इन लोगों का क्या? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? उनके भी अपने माँ बाप हैं। इस आफत के बारे में जानकर भी उनकी मदद ना करना, मैं भी एक साथी हूं। और शू क्लैन का यंग मास्टर कितना भी बुरा हो, शू क्लैन में हर कोई उसके जैसा नहीं है। उनमें प्रशंसनीय लोग भी हैं, मुझे उन्हें क्यों शामिल करना चाहिए? क्या वो मरने लायक हैं? इसके अलावा मैं इस शहर में 20 साल से रह रहा हूं, मैं इसका कर्जदार हूं। इसकी सुरक्षा के बिना मैं जंगली जानवरों द्वारा मारा गया होता।
क्या मुझे मॉन्स्टरों की लहर को इस शहर को तबाह करने देना चाहिए? नहीं, ये मेरा घर है। ये सोचते ही फैंग युआन की निगाहें दृढ़ हो गई और वो मुड़कर शहर की तरफ भागने लगा। भले ही वो जानता था कि अब वापस लौटने पर वो शायद अंशु क्लैन के गू मास्टर्स से मिल जाएगा और उनके हाथों मारा जाएगा, लेकिन उससे जाना ही था। क्योंकि वर्चू ट्रू इनहेरिटेंस विरासत में मिलने के बाद इन पिछले कुछ सालों में नेकी उसके अंदर बस गई थी, उसकी अपनी सोच बदल गई थी, उससे लगा कि ये करना उसका फर्ज और जिम्मेदारी है। फैंग युआन शहर वापस लौटा और सबको मॉन्स्टरों की लहर के बारे में सूचित किया। इसने बहुत ध्यान खींच लिया। मॉन्स्टरों की लहर बहुत अचानक और छिपी हुई थी, लेकिन फैंग युआन की वजह से शहर के गू मास्टर्स इसके लिए तैयार दी और खुद को बचाने में कामयाब रहे। शहर के मालिक ने फैंग युआन के हालत के बारे में सुना, जानकर कि उसने उन्हें सूचित करने के लिए एक बड़ा जोखिम उठाया था। उसने फैंग युआन की बहुत प्रशंसा की। शहर के मालिक के समर्थन के साथ फैंग युआन अब शू क्लैन से नहीं डरता था। उसकी लड़ाई शू क्लैन के यंग मास्टर के साथ भी अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई। इसके बाद साल भर चलने वाली रक्षात्मक लड़ाई में फैंग युआन ने अच्छा प्रदर्शन किया और अनागिनत मॉर्टल्स और गू मास्टर्स को बचाया। उससे लोगों की मदद करना पसंद था और वो इनाम नहीं मांगता था। उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ी जब उसने अनागिनत एक्यूमुलेट वर्चू गू रिफाइन किए। लोगों ने भी उसकी बहुत प्रशंसा की और उसकी शोहरत आसमान छूने लगी। जब मॉन्स्टरों की लहर खत्म हुई, फैंग युआन में एक गुणात्मक परिवर्तन आ चुका था। उसने शू क्लैन के यंग मास्टर के साथ एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ी और इस जीवन मरण की लड़ाई में फैंग युआन को पूर्ण जीत हासिल हुई। लेकिन उसने शू क्लैन के यंग मास्टर की जान बख्श दी। ओ शनसान, तुमने नफरत का बदला दया से दिया। मैं तुम्हारी गहरी प्रशंसा करता हूं। आज से मैं तुम्हारे नक्शे कदम पर चलूंगा। कृपया मेरी अधीनता स्वीकार करो। ये कहते हुए शू क्लैन का यंग मास्टर घुटनों पर बैठ गया। शहर के लोग फैंग युआन की गहरी प्रशंसा कर रहे थे। 3 साल बाद शहर के मालिक ने खुद को बूढ़ा महसूस किया और अपनी पोजीशन फैंग युआन को SAUNP दी। फैंग युआन अब एक रैंक 5 गू मास्टर था। वो नया शहर का मालिक था। जिस दिन उसने पद संभाला, वही दिन उसकी जू नियांग के साथ शादी का भी था। शुभ लाल अक्षर, जोशीले मेहमान, स्वादिष्ट खाना और शराब, और एक आरामदायक शादी का कमरा। जू नियांग सजी धजी बिस्तर के पास बैठी थी, फैंग युआन को गहरे प्यार से देखते हुए। प्यारे सन, आखिरकार हमारी शादी हो ही गई। मुझे पता था मैंने गलत इंसान से प्यार नहीं किया। फैंग युआन दिल खोलकर हंसा। बिल्कुल, लेकिन उसने अपनी छाती पकड़ी। जू नियांग चिंतित हो गई। लेकिन क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? फैंग युआन ने अपना सर हिलाया। मुझे अंदर से थोड़ा खाली सा लग रहा है। जू नियांग मुस्कुराई। वो एक खिलते हुए फूल की तरह मुस्कुराई। सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुम्हें खाली क्यों लग रहा है? प्यारे सन, क्या तुम जानते हो कितने लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं? फैंग युआन का एक्सप्रेशन सख्त हो गया। वो मेरी प्रशंसा करते हैं? वो सिर्फ मेरी किस्मत, अधिकार, ताकत और प्यार भरी जिंदगी की प्रशंसा करते हैं। ये कहते हुए उसका लहजा ठंडा हो गया। उसकी ऊँख में एक तीखी रोशनी चमकी। जू नियांग का एक्सप्रेशन बदल गया। प्यारे सन, क्या हुआ? तुम्हारी बातें मुझे बेचैन कर रही हैं। फैंग युआन ने उसे गंभीरता से देखा। उसने उस चेहरे को देखा जिसके बारे में वो दिन रात सोचता था। वो इस खूबसूरत औरत से प्यार करना बैंड नहीं कर सकता था। उसकी निगाहें इतनी गंभीर थी, लेकिन जू नियांग को और भी ज्यादा बेचैनी महसूस होने लगी। इसके बाद जू नियांग ने देखा कि फैंग युआन अपना सर हिला रहा है और आ भर रहा है। ये सब जो हुआ, बस इतना ही था। अगले हाइपैल सब कुछ टूटकर बिखर गया। चैप्टर 1543, इंसानियत का राइचस पाथ, नॉर्दर्न प्लेन्स, लैंग या ब्लेस्ड लैंड। तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक रैंक 7 सेंट्रल कॉन्टिनेंट का गू इमॉर्टल चिल्लाया। वो जानता था कि वो बच नहीं सकता। सिल्वर जायंट का सामना करते हुए उसने एक आखिरी संघर्ष के साथ जवाब दिया। इमॉर्टल किलर मूव शानदार और शक्तिशाली था। सिल्वर जायंट कई कदम पीछे हट गया, लेकिन बस इतना ही। स्नैप! सिल्वर जायंट ने दोनों हाथों से थप्पड़ मारा और वो मांस के लोथड़े में बदल गया। हा। तीसरा सेंट्रल कॉन्टिनेंट का गू इमॉर्टल मर गया। लैंग या लैंड स्पिरिट दिल खोलकर हंसा। सिल्वर जायंट घुमा। फंग जियोगे को देखते हुए उसने ताना मारा। ओ फंग जियोगे, भले ही तुम्हारे पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ हो, तो क्या हुआ? क्या तुम मुझे अपने साथियों को मारने से रोक सकते हो? उन्होंने लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने की हिम्मत की। मैं इससे उनका आखिरी आरामगाह बना दूंगा। फंग जियोगे की निगाहों से आग निकल रही थी। वो गुस्से में था। लंग या ब्लेस्ड लैंड के अंदर लंग या लैंड स्पिरिट को टेरिटोरियल एडवांटेज था।
हेवनली जायंट सोलर के पास सच में रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ थी। भले ही वो अपने सिग्नेचर किलर मूव्स इस्तेमाल करता, वो सिल्वर जायंट को दूसरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स को मारने से नहीं रोक सकता था। ऐसे में अब मैं सिर्फ यही कर सकता हूं। फंग जियोगे की निगाहें अजीब और गहरी हो गई। लैंग या लैंड स्पिरिट के दिल में एक बुरा एहसास हुआ। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फंग जियोगे मुस्कुराया, कुछ खास नहीं, मैं बस तुम्हारी नकल कर रहा हूं। वो नीचे उड़ा और तेजी से क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट के नीचे चला गया। 3 कॉन्टिनेंट्स में से एक ब्लैक हेयर कॉन्टिनेंट पर पहुंच गया। फंग जियोगे के नीचे एक हेरी मैन शहर जिसमें अनागिनत हेरी मैन रहते थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि अन पर आफत आने वाली है। रुको! लैंग या लैंड स्पिरिट ने सिल्वर जायंट को हिलाया और तेजी से फंग जियोगे के पास पहुंचा। लेकिन फंग जियोगे ने जबरदस्ती अपना इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल किया। एक जोर की आवाज के साथ यह हेरी मैन शहर तुरंत तबाह हो गया। अनागिनत हेरी मैन दफन हो गए, हजारों हेरी मैन तुरंत मर गए। लैंग या लैंड स्पिरिट की आंख लाल हो गई, चिल्लाते हुए, फंग जियोगे, तुम एक राइचस पाथ गू इमॉर्टल हो, तुम इतनी बेरहमी से कैसे काम कर सकते हो? फंग जियोगे ठंडे से मुस्कुराया, मेरा राइचस पाथ इंसानों का राइचस पाथ है, तुम जैसे अजीब लोगों का नहीं। तुम जैसे अजीब लोगों ने कब से खुद को हम इंसानों के बराबर समझना शुरू कर दिया? फंग जियोगे ने यह कहा और दूसरे शहर की तरफ उठ गया। लैंग या लैंड स्पिरिट ने उससे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे फंग जियोगे उससे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स को मारने से नहीं रोक सकता था, वो फंग जियोगे को इन हेरी मैन को मारने से नहीं रोक सकता था। फंग जियोगे को सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स की जिंदगी की ज्यादा परवाह नहीं थी। वो अलग अलग सेक्स से दी और 10 बड़े एंशिएंट सेक्स भी आपस में लगातार झगड़ते रहते थे। लेकिन लंग या लैंड स्पिरिट को अपने हेरी मैन की परवाह थी। उसके पास हेरी मैन के लिए एक बड़ा अरमान था, ये उसकी कमजोरी थी। फंग जियोगे के सारे हमलों का लंग या लैंड स्पिरिट ने विरोध किया। इसके नतीजे में दूसरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स सुरक्षित हो गए। सिचुएशन लैंग या सेक्ट के लिए खराब हो गई। सदर्न बॉर्डर बैटलफील्ड किलर मूव के अंदर। अजीब है, बहुत अजीब है। लू वे येन के चेहरे पर हैरानी और अनिश्चितता का भाव था। मेरा किलर मूव रिइंकार्नेशन बैटलफील्ड की नकल करता है। यह फीटस अर्थ मजे को बेस बनाकर एक सपनों का संसार बनाता है। इस सपनों के संसार में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सब एलीट्स हैं। सपना इतना शक्तिशाली है कि मैं सिर्फ प्रभावित कर सकता हूं, कंट्रोल नहीं कर सकता। इस फैंग युआन के दिल में प्यार और परिवार था, उसके अंदर दौलत, अधिकार और ताकत की भी इच्छा थी, लेकिन आखिर में सपनों का संसार उससे बांध कर क्यों नहीं रख पाया? इस सपनों के संसार का वर्चू ट्रू इनहेरिटेंस काल्पनिक नहीं था, यह लू वेयन द्वारा एक महत्वपूर्ण सेटअप था। उसका मुख्य उद्देश्य फैंग युआन को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करना था और उसके दिल में नेकी और इंसाफ जमा करना था, उससे एक डिमोनिक से राइचस पाथ गू इमॉर्टल में बदलना था। पूरा प्रोसेस शुरुआत से लेकर बीच तक बहुत सफल रहा। लेकिन जैसे हाई लू वेयन ने सोचा कि वो सफल होने वाला है, फैंग युआन अचानक सपने के रास्ते से आजाद हो गया। इस स्थिति ने लू वेयन को बहुत उलझा दिया। उसने इस बारे में सोचा लेकिन समझ नहीं पाया कि क्यों। भूल जाओ, भले ही एक जीवन खत्म हो गया, अभी 2 जीवन बाकी हैं। मैं तुम्हें एक बार फिर सुधारूंगा। लू वेयन ने गहरी सांस ली, उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। दूसरे जीवन के सपनों के संसार में फैंग युआन एक यंग मास्टर बन गया। उसका क्लैन एक सुपर फोर्स था और एक इलाके पर राज करता था। उसका दादा पहला सुप्रीम एल्डर था और उसके माँ बाप दोनों गू इमॉर्टल्स द, उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी थी। अपने परिवार का एक लौटा बच्चा होने के नाते फैंग युआन को बचपन से हाई लाड प्यार मिला। उसने बचपन से ही बड़ी दौलत और ऐशो आराम का आनंद लिया। जब वो टीनेजर हुआ तो वो अनिवार्य रूप से एक निकम्मा यंग मास्टर बन गया। भले ही वो बहुत आलसी था और कल्टिवेट नहीं करता था, अपने परिवार के समर्थन से उन्होंने उसके कल्टिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च किए। इसलिए जब फैंग युआन 16 साल का था, भले ही उसने सिर्फ खेलने कूदने का काम किया, उसके पास रैंक 5 पीक स्टेज कल्टिवेशन लेवल था। फैंग युआन खुद को भूल गया, वो पिछले सपने की जिंदगी भूल गया, वो खुशी से और बिना किसी चिंता के जी रहा था। जैसे ही उसने सोचा कि उसकी जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, उसके परिवार पर एक डिमोनिक ओवरलॉर्ड ने हमला कर दिया। इस अनोखे डेमन के पास लगभग रैंक 9 बैटल स्ट्रेंथ थी, उसके पास अपार शक्ति और एक क्रूर दिल था। फैंग युआन का क्लैन उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। क्लैन ने बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च किए, उन्होंने बहुत सारी मदद ली और डेमन पर हमला करने के लिए कई राइचस पाथ फोर्सेस के साथ मिल गए। इस लड़ाई में उसके दादा और पिता मर गए, डेमन आखिरकार हार गया और गायब हो गया। खबर फैली कि वो मर गया है।
हालांकि फैंग युआन की जिंदगी में एक जबरदस्त नीचे की तरफ मोड़ आया। उसकी मां स्थिति को संभाल नहीं सकी। जल्द ही अन दोनों को क्लैन में दूसरी फोर्सेस द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया। लेकिन जिंदा रहना कोई मुद्दा नहीं था, उसके पास उसकी मां थी उससे बचाने के लिए। हालांकि कुछ साल बाद डेमन फिर से प्रकट हुआ। उसका पहला काम फैंग युआन के क्लैन के पास जाकर उसके सभी क्लैंसमैन को मार डालना था। दृश्य बहुत दयनीय था। उनका ब्लेस्ड लैंड बेस जो हर नुकसान से सुरक्षित था, खंडार बन गया, हर तरफ लाशें थी। फैंग युआन खुशकिस्मत था कि वो अकेला बचने वाला गू मास्टर था। डेमन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो मरने के लिए तैयार था। उसने बिना किसी झिझक के यूएस डेमन पर हमला कर दिया। लेकिन डेमन ने हंसी उड़ाई और एक सांस में फैंग युआन को आसानी से जमीन पर गिरा दिया। उसने फैंग युआन के सर पर पैर रखा और हंसा, छोटे बदमाश, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी नफरत है, क्योंकि आज जो तुम्हारे साथ हुआ वही कभी मेरे साथ भी हुआ था। मैं तब सिर्फ एक मोर्टल था जो अपने परिवार के साथ रहता था। भले ही जिंदगी मुश्किल थी, हम खुशी से रहते थे। लेकिन तुम्हारे क्लैन के एक गू मास्टर ने एक छोटे से गू वर्म के लिए मेरे पूरे परिवार को मार डाला। मैं बचने में कामयाब रहा और बदला लेने की कसम खाई। शुक्र है भगवान अंधा नहीं था। मुझे एक सौभाग्य मिला और मैं एक गू इमॉर्टल बन गया। मैं आखिरकार आज बदला ले सका। हा हा हा। फैंग युआन ने तेजी से संघर्ष किया, लेकिन डेमन खुशी से हंसा। आखिरकार उसने फैंग युआन की खोपड़ी पर पैर रखा और उससे फोड़ दिया। 3 दिन बाद एक सुनसान गुफा में फैंग युआन ने अपनी आंख खोली। वह मारा नहीं था। जब उसने पाया कि वो जिंदा है तो वो बेहद हैरान हुआ। लेकिन जल्द ही अतीत का एक दृश्य उसके दिमाग में उभरा। उसकी मां ने यूएस पर एक इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल किया था, पूरी गुप्तता के साथ। इसके बारे में कोई नहीं जानता था। बेटा, यह किलर मूव तुम्हारी आत्मा की रक्षा कर सकता है और तुम्हें एक बार फिर जिंदा होने दे सकता है। भविष्य में अगर ये मूव एक्टिवेट होता है तो मैं चाहती हूं कि तुम अच्छे से जियो, हमारे लिए बदला मत लेना। उसकी मां ने गर्माजोशी से निर्देश दिया। ये सोचते ही फैंग युआन आंसुओं से भर गया। वो समझ गया कि वो अपनी मां की वजह से फिर से जिंदा हुआ है। वो फिर से जिंदा हुआ, लेकिन उसकी मां नहीं। उसने अपने फिर से जिंदा होने का एक लौटा मौका फैंग युआन पर इस्तेमाल किया था। ये एक मां का महान प्यार था। फैंग युआन दर्द से सिसक उठा। उसके दिल में नफरत एक विशाल समुद्र में उमड़ती लहरों की तरह जमा हो गई। जितना प्यार वो अपने क्लैंसमैन और परिवार से करता था, उतनी ही नफरत वो इस डेमन से करता था। थोड़ी देर रोने के बाद फैंग युआन जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गया। उसने कसम खाई कि वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देगा, चाहे उससे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, इस डेमन को मारने और अपने मां बाप, क्लैंसमैन और खुद के लिए बदला लेने के लिए। फैंग युआन ने इस दिन से बड़ी मेहनत से कल्टिवेट करना शुरू कर दिया। उसने बहुत कड़ी मेहनत की। वो हर दिन कम से कम सोता था, यहां तक कि वो एक बहुत सख्त टाइमर के साथ खाना खाता था। फिर से जिंदा होने के बाद भले ही उसका शरीर बदल गया था, उसकी एप्टीट्यूड अब भी अनोखी थी। वो अपनी पहचान छिपा सकता था। उसके पास अपने क्लैन की विरासत और एक सुपर फोर्स की पूरी बुनियाद थी। भले ही कोई इमॉर्टल गू नहीं बचा था, इस जगह जहां वो फिर से जिंदा हुआ, उसकी मां ने उसके लिए बहुत सारे मोर्टल गू छोड़े थे। बस इस तरह उसने गुफा में अलग थलग कल्टिवेट किया। 8 साल बाद वो सफलतापूर्वक एक रैंक 6 गू इमॉर्टल बन गया, एक हाई ग्रेड ब्लेस्ड लैंड प्राप्त किया। लेकिन रैंक 6 डेमन के खिलाफ काफी नहीं था। फैंग युआन की बदले की इच्छा समय के साथ और भी दृढ़ होती गई। उसने कल्टिवेशन रिसोर्सेज जो उसकी मां ने छोड़े थे, खर्च कर दिए थे। फैंग युआन गुफा से बाहर निकला और दुनिया में घूमने लगा। इस समय तक लगभग पूरी दुनिया ने अस डेमन के अधिकार को स्वीकार कर लिया था। रैंक 9 की अनुपस्थिति में वो दुनिया का नंबर 1 इंसान था। फैंग युआन ने कल्टिवेट करते हुए सक्रिय रूप से अन फोर्सेज में शामिल हुआ जो डेमन का विरोध कर रही थी। लेकिन डेमन बहुत शक्तिशाली था। चाहे कितनी भी फोर्सेस विरोध करती, वो उसकी अपार शक्ति से गायब हो जाती। धीरे धीरे स्थिति और खराब हो गई। कई गू इमॉर्टल्स ने डेमन के आगे घुटने टेक दिए और उसके चमचे बन गए। फैंग युआन की ताकत बढ़ी, लेकिन रैंक 7 पर भी वो डेमन का मुकाबला नहीं कर सकता था। उससे अभी भी अन चमचों के हमले का सामना करना पड़ता था। उसका कल्टीवेशन सफर और भी मुश्किल होता जा रहा था। वो इतनी बार घायल हुआ कि उससे याद भी नहीं। कई स्थितियों में उसने किस्मत पर भरोसा किया और बचने में कामयाब रहा। उसने बहुत सारी कठिनाइयों और दर्द का सामना किया था। सारा दुख उसके दिल में दफन था। नफरत उसके दिल में और भी गहरी होती गई। वो अनुभवी हो गया। उसने कम बोलना शुरू कर दिया।
मेरे पास अब कम उम्र बची है। फैंग युआन ने पानी के रिफ्लेक्शन में अपने बूढ़े चेहरे को देखा और चिंता से कहा, कृपया अपना लाइफ स्पैन गू मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 3 रैंक 7 इमॉर्टल गू दूंगा। उसने एक गू इमॉर्टल ढूंढा। इस आदमी ने उसकी जान बचाई थी, वो भी डेमन का दुश्मन था। लेकिन इस गू इमॉर्टल ने अपना सर हिलाया। लाइफ स्पैन गू मिलना मुश्किल है, मेरे पास भी कम उम्र बची है, चाहे तुम कितने भी इमॉर्टल गू ऑफर करो, अगर मैं हाई मर गया तो उनका क्या करूंगा? कृपया वापस जाओ। चैप्टर 1544 बोरिंग। मुझे सच में उनकी जरूरत है, मेरे पास जीने की एक वजह है। फैंग युआन चिल्लाया, वो दाता रहा। इस दुनिया में हर किसी के पास जीने की अपनी वजह होती है, मैं क्यों मरूं ताकि तुम जिंदा रह सको? इस गू इमॉर्टल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी वजह समझता हूं। वो डेमन तुम्हारा जानी दुश्मन है और तुम बदला लेना चाहते हो। लेकिन वो मेरा भी दुश्मन है, मुझे भी बदला लेना है। मुझे तुम्हारे लिए कुर्बान क्यों होना चाहिए? जाकर दूसरे लाइफ स्पैन गू ढूंढो, मुझे ये अपने लिए चाहिए। फैंग युआन उससे कोई जवाब नहीं दे पाया। इस गू इमॉर्टल की बात बिल्कुल सही थी। उसकी मिन्नतें नाकामयाब रही। फैंग युआन को बाहर जाकर लाइफ स्पैन गू ढूंढना पड़ा। सच तो यह है कि अपने कल्टीवेशन सफर के दौरान वो हमेशा लाइफ स्पैन गू हासिल करने पर ध्यान दे रहा था। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। डेमन लाइफ स्पैन गू ढूंढ ढूंढ कर साफ कर चुका था और बहरी दुनिया में लाइफ स्पैन गू की संख्या बहुत कम हो गई थी। फैंग युआन के पास कोई विकल्प नहीं था। वो पूरी रात अपने माँ बाप की कब्र के सामने घुटने टेक कर बैठा रहा। पहले वो जोर जोर से रोया, फिर सिसकता रहा, और सुबह होते ही वो अपनी आंख में एक खतरनाक निगाह के साथ उठा। लाइफ स्पैन गू पाने के लिए उसने एक जोखिम उठाया और अपने उपकारी को मार डाला। उसके पास जो लाइफ स्पैन गू था वो ले लिया। लाइफ स्पैन गू का इस्तेमाल करके उसने अपनी उम्र बढ़ाई और कल्टिवेट करना जारी रखा, बदला लेने का मौका ढूंढता रहा। उसने अपनी नीति की सीमाएं खोना शुरू कर दिया, वो बेअदब हो गया। इसलिए अस पर एक खतरनाक इंसान का थप्पा लगने लगा, वो डेमोनिक पाथ का हिस्सा बन गया। भले ही मैं एक डेमन बन जाऊं तो क्या हुआ, बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। डेमन ने उन सभी फोर्सेस को खत्म कर दिया जो उसका विरोध करती थी। उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी थी, कोई भी उसके स्टेटस को हटा नहीं सकता था। फैंग युआन को डेमन को मारने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। वो अपना धैर्य खोने लगा। उसकी नफरत उसके दिल के अंधेरे में एक मॉन्स्टर की तरह थी। अगर इस मॉन्स्टर की बदले की प्यास पूरी नहीं होती तो ये मॉन्स्टर खुद फैंग युआन को निगल जाता। इसलिए फैंग युआन ने अपना ध्यान डेमन के आसपास के लोगों पर केंद्रित किया। डेमन भी इंसान था, भले ही उसका परिवार अतीत में मारा गया था। हाल के सालों में उसने एक परिवार शुरू किया था। उसकी पत्नियां थीं, अधीनस्थ और कई बच्चे थे। उसके बच्चों में से एक जवान लड़की सबसे ज्यादा लाडली थी। उससे डेमन ने 16 साल की उम्र में एक हैरान कर देने वाली कीमत चुकाकर एक गू इमॉर्टल बना दिया था। फैंग युआन ने एक गहरी साजिश शुरू की। उसने जानबूझकर एक संयोग बनाया ताकि इस फीमेल इमॉर्टल के करीब जा सके। तुम मुझे लिटिल शैंक बुला सकते हो, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। फीमेल इमॉर्टल बहुत मासूम थी, क्योंकि फैंग युआन ने उसकी जान बचाई थी। उसने जल्द ही उसका विश्वास जीत लिया। फैंग युआन ने एक्टिंग करना शुरू कर दिया। इतने लंबे समय के बाद उसकी एक्टिंग बहुत बेहतर हो चुकी थी। वो इंसानी दिल से बहुत परिचित था। शुरुआत में वो लिटिल शांग के करीब उससे मारने और डेमन को अपने परिवार को खून का दर्द महसूस कराने के लिए आया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसने लिटिल शांग के साथ समय बिताया, फैंग युआन के जज्बात उसके दिल के गहरे अंधेरे से जागने लगे। लेकिन जब लिटिल शांग ने उससे अपने प्यार का इजहार किया, फैंग युआन घबरा गया और तेजी से भाग गया। वो लिटिल शांग से गायब हो गया। उसने अपने निशान छुपाए और अपने माँ बाप की कब्रों पर वापस चला गया, आंसुओं से भरे चेहरे के साथ घुटने टेक कर बैठा। क्योंकि वो इस झटके से अपनी खुद की भावनाएं समझ गया था। अनजाने में उससे लिटिल शांग से प्यार हो गया था। उससे उस दुश्मन की बेटी से कैसे प्यार हो सकता है जिसने उसका पूरा परिवार मार डाला था? फैंग युआन बेहद दुखी था, जबकि गहरी उलझन में था। आखिरकार उसने लिटिल शांग को जाने दिया। वो सिर्फ बदले के लिए डेमन के पीछे गया। उसने अपना रूप बदला और कुछ डकैतियां की। पर्याप्त कल्टिवेशन रिसोर्सेज जमा करने के बाद उसने कब्र के पास कल्टिवेट किया और रैंक 8 तक पहुंच गया। वो रैंक 8 तक पहुंचने में सफल रहा, लेकिन उससे गहरी चोटें भी आई। जब वो ठीक हो रहा था, लिटिल शांग प्रकट हुई। उसने उससे ढूंढ लिया था। उसने उससे पूछा कि जब उसने इजहार किया तो वो क्यों भाग गया। ये पहली बार था जब वो इजहार कर रही थी, लेकिन उसने ऐसा बर्ताव किया। वो गुस्से में थी, उससे एक जवाब चाहिए था। फैंग युआन खुद को समझा नहीं सका। वो उससे अपने माँ बाप की कब्रों पर ले गया और कहा,
ये मेरी पुरानी प्रेमिका की कब्र है। लिटिल शांग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फैंग युआन से माफी मांगी, पूछते हुए, इस कब्र पर कोई शब्द क्यों नहीं है? बिल्कुल, कोई शब्द नहीं थे। फैंग युआन यह कमी छोड़ने वाला नहीं था जो उसकी पहचान जाहिर कर सकती थी। इसलिए उसने आ भरी, क्योंकि मैं शुरू से आखिर तक उसका नाम नहीं जानता था। इसके बाद उसने एक दयनीय लेकिन खूबसूरत प्रेम कहानी सुनाई। लिटिल शांग फूट फूट कर रो रही थी। वो इस कहानी में गहरी डूब चुकी थी। उससे फैंग युआन के लिए हमदर्दी और दुख महसूस हुआ। उसने फैंग युआन के साथ रहने और इस सदमे से बाहर निकलने का फैसला किया। वो अपनी वजह पर बहुत दृढ़ थी। जिस इंसान से मैं प्यार करती हूं, उसकी मदद करने में क्या गलत है? भले हाई फैंग युआन भी लिटिल शांग से प्यार करता था, वो उसके साथ नहीं रहना चाहता था। वो डरता था। वो डरता था कि उसके बदले के सफल होने के बाद यह लिटिल शांग को और भी बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। वो इस बात से भी डरता था कि अगर वो उसके साथ रहा तो उसके बदले का दृढ़ निश्चय कमजोर पड़ जाएगा। जिस रात लिटिल शांग उसके साथ रही, फैंग युआन ने डेमन को फिर से देखा। उसका हमेशा का दुश्मन। डेमन ने एक मेथड इस्तेमाल करके लिटिल शांग को सुला दिया और फैंग युआन को जबरदस्ती अपने पास ले आया। फैंग युआन ने खुद को गहराई से छुपाया था। डेमन उसकी असली पहचान नहीं जान पाया। डेमन ने एक जबरदस्त लहजे में बात की, लेकिन जिस बात ने फैंग युआन को हैरान किया वो ये थी कि उसने उन दोनों को अलग नहीं किया। डेमन के शब्दों से फैंग युआन उसके अंदर के पिता के प्यार को तेजी से महसूस कर सकता था। वो चाहता था कि वो खुशी से रहे। तुम्हारे पास रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल है, तुम मेरी बेटी के कुछ हद तक लायक हो। लिटिल शांग का अच्छे से ख्याल रखना, वो सच में तुमसे प्यार करती है। डेमन ने ये कहकर चला गया। फैंग युआन ने इस बारे में सोचा, स्थिति पर और गौर करता रहा। उससे लगा कि डेमन के कार्यों के पीछे गहरी वजह है। सच में, कुछ हल्की फुल्की जांच पड़ताल के बाद लिटिल शांग ने एक हैरान कर देने वाला राज खोल दिया। डेमन रैंक 9 रेल्म तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उससे इस पर कम विश्वास था। फैंग युआन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। वो डेमन को खुद से ज्यादा समझता था। डेमन निश्चित रूप से रैंक 9 तक आगे बढ़ने की कोशिश करने वाला था, लेकिन उससे कम विश्वास था। एक बार जब वो असफल हो जाता, अगर वो मरता नहीं, तो वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता। तब तक फैंग युआन बदला ले सकता था। एक पाल में बदले की प्यास यूएस पर हावी हो गई। अभूतपूर्व उम्मीद ने फैंग युआन को बेहद तार्किक और शांत बना दिया। उसने डेमन के करीब जाने के लिए लिटिल शांग के पास रहने का फैसला किया। डेमन सच में अपने रैंक 9 एडवांसमेंट में असफल रहा। वो ठीक होने के लिए एक घाटी में छिप गया। फैंग युआन के उसकी जगह का पता लगाने से पहले जानकारी उसके सबसे विश्वासपात्र सहायक ने लीक कर दी। डेमन ने हमेशा एक लोहे की मुट्ठी से शासन किया था। वो अपने अधीनस्थों के साथ बहुत सख्त था। ये समझना आसान था कि उसके अधीनस्थों ने उससे धोखा क्यों दिया। अधिकांश गू इमोर्टल्स ने सच में डेमन के आगे घुटने नहीं टेके द। जब उन्होंने इसकी खबर सुनी तो पांचों रीजन्स में हलचल मच गई और बड़ी संख्या में गू इमोर्टल्स ने घाटी को घेर लिया। डेमन खतरे में था। लिटिल शांग अपने पिता के लिए चिंतित थी। वो उसकी मदद करना चाहती थी। फैंग युआन इस सफर में उसके साथ गया। लिटिल शांग गहरी प्रभावित हुई। फैंग युआन डेमन के करीब पहुंचने में कामयाब रहा और जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, डेमन ने कई गू इमोर्टल्स को मार डाला। भले ही ये साफ था कि वो कमजोर हो गया था। गू इमोर्टल्स ने उम्मीद देखी और मौत में भी जाने से इनकार कर दिया। फैंग युआन ने डेमन के खिलाफ साजिश रची और कीमती जानकारी लीक कर दी, जिससे वो एक खतरनाक स्थिति में आ गया। आखिरी लड़ाई में दोनों पक्षों ने अपने रिसोर्सेस खर्च कर दिए। किस्मत से फैंग युआन ने अस इमोर्टल फॉर्मेशन का कंट्रोल हासिल कर लिया, जो जीत का फैसला करेगी। इमोर्टल फॉर्मेशन में सिर्फ एक हमला बचा था। ये लड़ाई का फैसला कर सकता था। गू इमोर्टल्स ने फैंग युआन पर चिल्लाया, जल्दी इस डेमन को मार डालो, इंसाफ को बरकरार रखो और इस दुनिया को बचाओ। लिटिल शांग एक निराशाजनक स्थिति में थी। फैंग युआन हाई उसकी एक लौटी उम्मीद थी। डेमन ने फैंग युआन से कहा, जल्दी इन गू इमोर्टल्स को मार डालो। मैं तुम्हें इस दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली इंसान बना दूंगा। तुम्हारे पास अनंत धन और समृद्धि होगी। मेरी बेटी पूरी जिंदगी तुम्हारी होगी। फैंग युआन झिझका और संघर्ष करने लगा। उसके माँ बाप की तस्वीरें उसके दिमाग में प्रकट हुई। वो चिल्लाए, उससे मारो, इस डेमन को मारो, हमारे क्लैन का बदला लो। अनागिनत ईल फैंग युआन को घूर रही थी। फैंग युआन ने इमोर्टल फॉर्मेशन को कंट्रोल किया। जिस भी तरफ वो मारता, वो खत्म हो जाते, दूसरा जीत जाता। अगर उसने राइचस पाथ गू इमोर्टल्स पर हमला किया तो डेमन जीत जाता। फैंग युआन ये नहीं चाहता था, लेकिन अगर उसने नहीं किया तो लिटिल शांग मर जाती।
या शायद उससे अभी लिटिल शांग को बचाना चाहिए, भविष्य में डेमन को मारने का एक और मौका मिलेगा। इस मामले के बाद फैंग युआन डेमन का विश्वास जीत लेता, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी और फैंग युआन को अकेले डेमन को मारने का विश्वास नहीं था। डेमन बहुत शक्तिशाली था, जब तक उससे ठीक होने का समय मिलता वो और भी सतर्क और शक्तिशाली हो जाता, फैंग युआन की बदले की उम्मीद कम हो जाती। अगर उसने डेमन पर हमला किया तो ये सबसे सुरक्षित विकल्प था, वो निश्चित रूप से मर जाता। फैंग युआन बदला ले पाता, ये सबसे सही जवाब था। लेकिन इससे लिटिल शैंक मर जाती, फैंग युआन ये होते हुए नहीं देखना चाहता था। फैंग युआन की निगाहें झपकी, उसने अपने अंदर प्यार और नफरत को टकराते हुए महसूस किया, वो अपार दर्द और विरोधाभास में था। समय सीमा के कारण उससे अभी अपना मन बनाना था। वो जो भी फैसला करता, ये दुनिया की किस्मत का फैसला करता, और इसके अलावा ये उसकी बाकी की जिंदगी को बहुत प्रभावित करता। ये आखिरी बार, क्या वो हमला करेगा या नहीं? अगर उसने हमला किया तो वो कहाँ मारेगा? सभी गो इमॉर्टल्स फैंग युआन को घूर रहे थे। कई लोग चीयरिंग कर रहे थे और फैंग युआन से सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेने का आग्रह कर रहे थे। सबकी निगाहों के नीचे फैंग युआन के चेहरे पर झिझक और संघर्ष अचानक गायब हो गया। उसके होठ ऊपर की तरफ मुड़ गए और उसने एक मजाकिया मुस्कान दिखाई। इसके बाद वो हल्के से हंसने लगा, उसने गहरी सांस ली और उसका शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ गया। तुम क्यों हंस रहे हो? अपना फैसला करो, डेमन ने चिल्लाकर कहा, उससे जल्दी करने को कहा। मैं खुद पर हंस रहा हूं, मैं तुम सब पर भी हंस रहा हूं। फैंग युआन ने उन्हें एक शांत निगाह से देखा, जो चारों तरफ घूमी और फिर उसकी एड़ी नीचे झुक गई। प्यार और दोस्ती, मारकाट और खून खराबा, क्या तुम सबको ये सब बहुत बोरिंग नहीं लगता? अगले हाइपैल, सपनों का संसार एक बार फिर टूटकर बिखर गया। चैप्टर एंड।